तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने अपने सारे वीडियो में बता रखा है कि सहारा से जुड़ी हुई जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों तक वीडियो के माध्यम से उस अपडेट को अवश्य पहुंचाऊंगा। और हमने पहले आप लोगों से यह भी बोला है कि जब भी सहारा के रीसबमिट वाले पोर्टल पर क्लेम अच्छी तरह से रीसबमिट होने लगेगी तो मैं एक लाइव फॉर्म फिल करके आप लोगों तक दिखाऊँगा। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। और इस फॉर्म को जब मैं फिल कर रहा हूँ तो इस फॉर्म में जो भी डिफिशियंसी आई है उसकी फैक्ट को वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले जो भी व्यक्ति हमारे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि सहारा से जुड़ी हुई जितनी भी अपडेट आए तो मैं उस अपडेट का वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। इसके लिए आप लोगों को लेकर चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम CRCS सहारा रिफंड पोर्टल रीसबमिशन वाले पेज पर आनी होगी। यहाँ पे सबसे पहले आपको CRN नंबर फिल करनी होगी। इसके बाद इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे, फिर वैलिडेट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक OTP आएगी, इस OTP को यहाँ फिल करेंगे और फिर वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से खुल के आएगी। यहाँ पर नीचे आधार की कंसेंट है, इसको आपको एक्सेप्ट करनी होगी, आप एक्सेप्ट करेंगे। सेकेंड पेज कुछ इस तरह से खुलेगी। यहाँ पर आपको आपका आधार नंबर नज़र आ जाएगी। फिर आप गेट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके आधार में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगी उस मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगी, उस OTP को आपको फिर से वेरीफाई करनी होगी। तो इस तरह से इस OTP को यहाँ पे आप फिल कर लेंगे और फिर वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पे जाकर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका डिटेल्स यहाँ पे फेच हो जाएगी। आप यहाँ पे डिटेल्स को देख लेंगे और इसे अच्छी तरह से वेरीफाई करेंगे। फिर इस वाले बॉक्स में आप अपना एक मेल ID टाइप कर लेंगे और नीचे की ओर आएंगे तो आपको यहाँ पे आपका बैंक शो हो जाएगी। अगर बैंक शो नहीं होती है तो आप गेट बैंक नेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके करेंगे तो आपका बैंक शो हो जाएगी। फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लेम की आपकी डिटेल्स नज़र आएगी। आपने जो पहले क्लेम कर रखा है आपको क्लेम की डिटेल्स नज़र आएगी। यहाँ पे जो भी आपका क्लेम प्रोसीड हुआ है वो आपको नज़र आएगी और जो भी डिफिशेंसी आई है जिस भी क्लेम में वो नज़र आ जाएगी। तो सबसे पहले आप डिफिशेंसी का रीज़न देखेंगे। इसके लिए आपको डिफिशेंसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करनी होगी। तो यहाँ पर आपको डिफिशेंसी की मैसेज शो हो जाएगी। यहाँ पे डिफिशेंसी कोड D012 है, D012। यहाँ पे डिफिशेंसी में बताया गया है कि क्लेम्ड डिपॉजिटर डिटेल्स नॉट इन द सहारा सोसाइटी डाटाबेस और नॉट ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी। और दूसरा जो आपको यहाँ पे डिफिशेंसी कोड है D018, D018। यहाँ पे आधार फुल नेम डज नॉट मैच विद द डाटाबेस रिकॉर्ड प्रोड्यूस बाय द सोसाइटी। यानी कि आपका जो डाटा है वो सारा सोसाइटी के पास उपलब्ध नहीं है और जो D018 डिफिशेंसी है वहाँ पे आधार का जो आपका पूरा नाम है वो सोसाइटी के पास जो डाटा आपका उपलब्ध है उससे मैच नहीं कर रही है। तो इसके लिए क्या एक्शन लेंगे वो बगल में बताया गया है। तो पहले D012 के लिए योर क्लेम कैन नॉट बी प्रोसीड एट द डिटेल्स ऑफ योर क्लेम डू नॉट मैच विद द रिकॉर्ड प्रोवाइडेड द सहारा इन द पोर्टल काइंडली कॉन्टेक्ट योर रिस्पेक्टिव सोसाइटी और रीसबमिट विथ करेक्ट डिटेल्स। तो चलिए हिंदी में भी देख लेते हैं। यहाँ पे D012 जो है आपका डिफिशेंसी कोड यहाँ पे बताया गया कि दावेदार जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डाटाबेस में नहीं है या सदस्य दावेदार सोसाइटी का जमाकर्ता ही नहीं है। और इसके लिए जो आप एक्शन लेंगे, इसके लिए जो आपको करनी होगी तो आपके दावा संबंधित नहीं किए जाएंगे क्योंकि आपके दावे का विवरण सहारा सोसाइटी डाटाबेस में नहीं है। कृपया अपने संबंधित सोसाइटी से संपर्क करें या सही विवरण के साथ आवेदन पुनः सबमिट करें। इसके बाद नीचे जो D018 में बताया गया था आधार के अनुसार पूरा नाम सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटाबेस रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहा है। तो इसके लिए आपका दावा संबंधित नहीं किए जाएंगे क्योंकि आधार के अनुसार आपका नाम सहारा रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है, मौजूद नाम से मेल नहीं खा रहा है। कृपया नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र एवं अतिरिक्त फोटो पहचान पत्र के साथ आवेदन पुनः संबंधित सबमिशन पोर्टल पर जमा करें। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं इन दोनों डिफिशेंसी से जुड़ी हुई कुछ फैक्ट वीडियो के अंत में बताऊँगा। इसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से यहाँ पे देखेंगे कि सारा डिटेल्स नज़र आ जाएगी और इसके राइट साइड में आपको एक एडिट का ऑप्शन नज़र आएगी। आप वहाँ से सुधार करके पुनः रीसबमिट करेंगे। तो चलिए उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको फिर से डिटेल्स फिल करने के लिए आएगी। यहाँ पर आपका मेम्बरशिप नंबर नज़र आएगी। इस मेम्बरशिप नंबर को आप वेरीफाई कर लेंगे और अच्छी तरह वेरीफाई करने के बाद आप इसे या तो फिर से टाइप कर लेंगे और बाकी नीचे आपको सारे डिटेल्स नज़र आ जाएगी। जितनी भी डिटेल्स दी गई है उसको एक बार अपने सर्टिफिकेट से आपके पास जो भी पेपर है उससे अच्छी तरह से मिलान कर लेंगे और फिर नीचे आएंगे। तो नीचे आने के बाद
यहाँ पे आपका जो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करेंगे। फिर से यहाँ पे आपके पास जो सर्टिफिकेट है, आपने जो पैसे को जमा किया था उसका जो भी प्रूफ है उसको फिर से आप अपलोड करेंगे। और दाहिनी तरफ नीचे की ओर आएंगे तो रिव्यू एंड रीसबमिट का ऑप्शन नज़र आएगी। तो अगर सारा डाटा हमने अच्छी तरह से वेरीफाई कर लिया है और डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लिया है तो फिर रिव्यू एंड रीसबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इसके बाद हमारा यहाँ पे कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है, आगे प्रोसीड नहीं हो रही है, यह पेज आगे नहीं बढ़ रही है। तो इसका क्या रीज़न है, तो बने रहिए वीडियो में, मैं इसको भी बताता हूँ। तो आप लोगों ने देखा, जब हमने सारे डाटा को फिल करके अच्छी तरह वेरीफाई करके डॉक्यूमेंट को अपलोड करके इसके बाद जब रिव्यू एंड रीसबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो इसके बाद हमारा यह पेज आगे प्रोसीड नहीं होता है। यहाँ पे पेज आगे बढ़ता ही नहीं है, इसी जगह पर यह पेज रुक जाता है। तो इस फॉर्म में दो प्रकार की डिफिशेंसी आई है। तो इस प्रकार की डिफिशेंसी अगर आप लोगों को भी आई है तो अब आप लोग क्या करेंगे, तो आप लोगों को बता दूं कि इसमें जो पहला डिफिशेंसी है D012 यानी कि D012, इसमें यह बताया गया है कि दावेदार जमाकर्ता का मेंबरशिप नंबर सहारा के सोसाइटी पे उपलब्ध डाटाबेस से मैच नहीं खा रहा है या फिर दावेदार जमाकर्ता सहारा सोसाइटी का सदस्य ही नहीं है। तो यह लिखने का रीज़न क्या है, तो आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा। जब आप लोग अपने पैसे को सहारा में इन्वेस्ट कर रहे थे, जब आपने अप्लाई करने के लिए फॉर्म फिल किए थे, जब आपने सहारा के ऑफिस में जाकर या फिर एजेंट के माध्यम से पैसे को सोसाइटी में इन्वेस्ट किए थे, तो उस वक्त मान लीजिए कि आप लोगों ने 20,000 रुपये इन्वेस्ट किए, तो आपको एक इसके एवज में एक सर्टिफिकेट दे दी गई। लेकिन आप लोगों को मालूम ही नहीं है कि इसके साथ साथ एक मेंबरशिप का फॉर्म भी फिल होता था, जो कि 5 रुपये से 10 रुपये लेकर फिल की जाती थी। और यह मेंबरशिप फॉर्म आपके एजेंट के द्वारा या उस ऑफिस के द्वारा फिल कर दी जाती थी और आपका एजेंट उस 5 रुपया या 10 रुपये आपसे नहीं लेकर वो खुद अपने पैकेट से या अपने कमीशन से लगा देते थे। और आप लोगों को इसकी बारे में जानकारी नहीं होने के कारण जब आप लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाती थी तो आप लोग इस मेंबरशिप फॉर्म के लिए एजेंट को पूछते भी नहीं थे, क्योंकि आप लोगों को उस मेंबरशिप फॉर्म की किसी प्रकार की जानकारी नहीं होती थी और वो फॉर्म ऑफिस में ही रह जाती थी। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद सहारा के सारे ब्रांचेस बंद हो गए, तो फिर उन लोगों के ऊपर जो ब्रांच मैनेजर हैं उनके ऊपर उस ब्रांच का किराया, उस ब्रांच का बिजली बिल, इस सभी का भुगतान करने के लिए पैसे नहीं दिए जा रहे थे, जिसके चलते वो ब्रांच बंद कर दी गई, सारे ब्रांच बंद कर दी गई और वहाँ से सारे पेपर को, सारे दस्तावेज को निकाल लिया गया, जिसमें बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स नष्ट हो गए, गुम हो गए। और आपने जो मेंबरशिप फॉर्म फिल किया वो फॉर्म भी ब्रांच के द्वारा कहीं पे भी किसी भी सोसाइटी के पास नहीं भेजा जाता था, ना ही स्कैन करके भेजा जाता था, ना ही फिजिकल फॉर्म को भेजा जाता था। और वे फॉर्म सब जितने भी मेंबरशिप फॉर्म हैं वो उस ब्रांच में ही रहती थी। तो जब ब्रांच को खाली कर दिया गया तो इसको खाली करने में बहुत सारे ऐसे फॉर्म सब नष्ट हो गए, घूम गए, बहुत सारे जला दिए गए। तो जब ब्रांच के द्वारा सोसाइटी के पास मेंबरशिप का फॉर्म ही नहीं भेजा गया तो उनके पास यह फॉर्म या डाटा उपलब्ध कैसे, किस प्रकार से होगी। तो इसी कारण से मैक्सिमम लोगों को यह मैसेज आया है। डिफिशेंसी कोड D09 से लेकर डिफिशेंसी कोड D013 तक इसी प्रकार के मैसेज है, जिसमें कि मेंबरशिप की फॉर्म की मांग की गई है और बोला गया है कि सदस्य जो है, जो जमा करता है, वो सोसाइटी से कांटेक्ट करे। तो अब तो लगता ही नहीं है कि उन लोगों को पैसे इतने आसानी से मिल पाएंगे। जब ऑफिस ही बंद है तो वे लोग सोसाइटी से किस प्रकार से कांटेक्ट करेंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गांव में दूर दराज में रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अशिक्षित हैं, वे लोग किस प्रकार से कांटेक्ट करेंगे, वे लोग अपना फॉर्म को किस प्रकार से रीसबमिट करेंगे। रीसबमिट करने जाएंगे तो उनका वो मेंबरशिप फॉर्म ही उपलब्ध नहीं होगा, तो वे लोग कैसे अपना फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ये तो भगवान ही बता सकता है। तो इससे साफ पता चलता है कि सहारा और CRCS की कहीं ना कहीं मिलीभगत है, वे लोग अभी इस पैसे को रिटर्न ही करना नहीं चाहते हैं। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो डिफिशेंसी कोड है D018 D018, इसमें बताया गया कि आधार का पूरा नाम सोसाइटी के पास उपलब्ध डाटाबेस से मेल नहीं खा रहा है। वैसे सभी लोगों को ये मैसेज आई होगी जिनका मैच्योरिटी मार्च 2023 के बाद हो रही होगी। तो पोर्टल पे यह क्लियरली बताया गया है कि 29 मार्च 2023 के बाद वैसे जितने भी दावेदार हैं जिनका मैच्योरिटी 29 मार्च 2023 के बाद हो रही है, वे लोग इस पोर्टल पे अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि मार्च 2023 के बाद जितने भी मैच्योरिटी हो रही है उन लोगों का डाटा ही अपलोड नहीं किया गया है इस सॉफ्टवेयर में। इस पोर्टल पे उन सभी का डाटा उपलब्ध ही नहीं है।
तो वे लोग जब क्लेम करेंगे तो उनका डाटा वहाँ पे मिलेगी ही नहीं, तो फिर उनका क्लेम किस प्रकार से सेटल होगा। तो वैसे लोगों को यहाँ पे क्लेम ही नहीं करना है, क्योंकि उनका पैसा अभी उनको मिल ही नहीं पाएगी। तो यहाँ पे जितनी भी डिफिशेंसीज बताई गई है, इसमें से 90 से 95% लोगों का पैसा तो लगता ही नहीं है कि अभी मिल पाएगा। तो अब आगे सहकारिता मंत्रालय ही इस पर जवाबदेही देंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अमित शाह जी जो है हमारे गृह मंत्री, उनके ट्विटर हैंडल पे कमेंट करें और CRCS के पोर्टल पे जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है उनसे संपर्क करके उनसे ही पूछें कि आगे क्या होगा, क्योंकि अब 29 दिसंबर आने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 29 दिसंबर लास्ट डेट है पैसे का भुगतान करने के लिए। तो अभी तक तो ऐसा लगता है कि इस पोर्टल पे मैक्सिमम क्लेम अप्लाई ही नहीं हुई है, मैक्सिमम जो भी क्लेम है वो रीसबमिट हुई ही नहीं है। तो किस प्रकार से लोगों का पैसा वापस होगा, अब ये तो हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ही बता सकते हैं, या फिर उनके CRCS की जो टीम है, उनके सहकारिता मंत्रालय का जो भी टीम है, जो भी अधिकारी है, वे लोग ही बता सकते हैं, या फिर सहारा के अधिकारी ही बता सकते हैं कि कितने दिन और लगेंगे पैसे को मिलने में, पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इसके विषय में अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि जब पोर्टल को लॉन्च किया गया था तो उसके बाद 17 से 18 दिनों के बाद ही यह बताया गया था कि 112 लोगों को 10-10 हज़ार रुपये दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने CRCS की तरफ से की गई भुगतान का रिपोर्ट मांगा था। सुप्रीम कोर्ट पे 31 जुलाई को डेट पड़ी थी, जहां पे CRCS को भुगतान से जुड़ी हुई रिपोर्ट पेश करने के लिए बोली गई थी। तो उस वक्त वहां पे किसी प्रकार की भुगतान से जुड़ी हुई रिपोर्ट पेश नहीं की गई। इसके बाद 18 सितंबर को नेक्स्ट डेट दिया गया। 18 सितंबर को भी जो डेट मिला, उस डेट में भी सहारा से जुड़ी हुई जो भी भुगतान किए गए हैं उस भुगतान का किसी प्रकार की रिपोर्ट नहीं पेश की गई। इसके बाद फिर से एक डेट ले लिया गया जो कि 5 दिसंबर का था, और इस 5 दिसंबर को भी भुगतान से जुड़ी हुई किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं पेश की गई। तो मीडिया में, सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे खबर आ रहे हैं कि सहारा में भुगतान की जा रही है। तो इस भुगतान की रिपोर्ट को सार्वजनिक करनी चाहिए, कितने लोगों का भुगतान हुआ है, कितने पैसे भुगतान में दिए गए हैं, कितने बकाया हैं, कितने लोगों का भुगतान होना बाकी है, और कितने लोगों का भुगतान इस पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के समय सीमा के अंतर्गत कितने लोगों का भुगतान हो पाएगा, और जिन लोगों का भुगतान अभी नहीं हुआ है, बहुत सारे लोगों का तो क्लेम ही नहीं हुआ है। जितने भी लोग 20,000 रुपये से ऊपर के हैं उन लोगों का तो क्लेम ही नहीं हुआ है। तो उन लोगों के लिए सरकार आगे क्या रास्ता निकाल रही है, इस सभी को आगे आकर बताना चाहिए। तो अगर आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए। फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि जब भी मैं सहारा से जुड़ी नई अपडेट, नई जानकारी लेके आऊँ तो आप लोगों तक इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।